चाहिए लेके रहेंगे, हक है हमारा, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हक है हमारा पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। अगर मैं कहूँ किसी लड़की ने मुझे छेड़ा है तो क्या कोई है धारा जिसमें वो लड़की के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? अगर मैं बोलूँ मेरी वाइफ ने मुझे मारा, मेरे पास प्रूफ है, बट पुलिस मुझसे पूछती है कि मैं किस धारा में आपकी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई करूँ। अपराध की दुनिया में भी महिलाओं ने सरपंच परपंच लहरा रखा है, वो किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। आज आप देखेंगे तो मर्डर, डकैती, अपहरण, इस तरह के ऐसे इतने अपराध होते हैं जिसमें महिलाओं की संलिप्तता पाई गई है। देखो भी एक झूठे दहेज केस में और मेंटेनेंस केसेस में मैं फंसा हुआ। स्त्री अपने बुजुर्ग और सास ससुर का निरादर करती है, उन्हें घर के से निकाल देती तुम भाई की डेथ के एक महीने बाद उसने और उसके परिवार वालों ने हमारी फैमिली के ऊपर झूठे घरेलू हिंसा और दहेज के केस डाले, मेंटेनेंस के केस डाल के पैसे मांग दिए मेरे भाई की डेथ के बाद। हाँ, लड़कों को मैंने भी रोते से सकते देखा है। कौन कहता है जनाब मर्द को दर्द नहीं होता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी दास्तां से रूबरू कराएंगे जो ज़्यादातर लोगों के साथ घटित होती है पर बोलता कोई नहीं है। और क्यों कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। आज कुछ ऐसे ही मर्दों से उन्हीं की जुबानी में आप कहानी सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। हमें क्या चाहिए सर पुरुष आयोग की मांग करें? महिला आयोग सुना था, ये पुरुष आयोग क्या है? मैडम, आधी महिला की आबादी, आधी पुरुष की आबादी। अगर महिला प्रताड़ित हो सकती है तो पुरुष भी प्रताड़ित हो सकता है। महिला के लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, महिला अदालत है। जब पुरुष प्रताड़ित होगा तो वो कहाँ जाएगा? इसीलिए हम पुरुष से प्रताड़ित नहीं होते हैं। ये तो मैडम एक आपके अंदर भ्रम पैदा हुआ है। क्या उस अन्न नहीं खाता? क्या उसके अंदर इमोशन नहीं होते? क्या वो रोता नहीं है? तो जब एक पुरुष रोता है, एक पुरुष सांस लेता है, एक पुरुष को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसे तकलीफ क्यों नहीं हो सकती? और हमारे समाज में ज़्यादातर देखा गया है मर्द ही औरत पर अत्याचार करता है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसा था कि जो औरतें थीं घर में रहती थी, पुरुष बाहर काम करता था, तो जो पुरुष था वो थोड़ा सा था, औरतों को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता था। आज महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं, वो भी हर फील्ड में कहती है कि हम किसी से कम नहीं है। तो अपराध की दुनिया में भी महिलाओं ने सरपंच परपंच लहरा रखा है, वो किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। आज आप देखेंगे तो मर्डर, डकैती, अपहरण, इस तरह के ऐसे इतने अपराध होते हैं जिसमें महिलाओं की संलिप्तता पाई गई है। इसीलिए आप नहीं कह सकते हैं कि महिला अत्याचार नहीं करती और सिर्फ पुरुष अत्याचार करता है। सर, ये क्या बात है, आप दूल्हा बन के घूम रहे हैं? जी, मैं प्रतीक हूँ मर्दों का, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो मैट्रिमोनियल होते हैं और पुरुषों के लिए कोई कानून तो है नहीं। तो हम लोग बेचारगी का प्रतीक हैं, सेकंड सिटीजन के रूप में रहते हैं। बेचारे कहाँ हो सर? मैडम, एक बात बताइए, हमारे लिए कौन सा कानून है? अगर मैं अपनी वाइफ को अगर बोलूँ वाइफ मेरी पीटती है तो शायद आप हंसेंगी। हस्बैंड वाइफ के जितने भी जोक्स ले लीजिए, सारे जोक्स इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, कहाँ आपकी वाइफ पीट सकती है आपको? आपको लगता है मेरी वाइफ मुझे पीटती नहीं है, मुझे मेंटल प्रताड़ित नहीं करती? क्या आपको लगता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड पे हाथ नहीं उठाती होगी? क्या आपको लगता है कि पुलिस सुसाइड नहीं करते इन वजह से? आप एक बार एनसीआरबी डेटा तो देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए आप। एनसीआरबी डेटा क्लियरली कहता है कि 1,22,000 लास्ट ईयर पुरुष आत्महत्या किए थे, जिसमें से 82,000 ऐसे थे जो मैट्रिमोनियल में थे। तो और औरतों का अगर देखा जाए तो सिर्फ 32,000 औरतों ने सुसाइड किया था, जिसमें से 12,000 औरतें थी जो घरेलू उसमें कलह की वजह से सुसाइड की थी। तो ये जो गैप है, और दूसरा एक चीज़, यहाँ कॉकरोच भी अगर आप पैर से दबा देना तो उसके लिए एक आयोग है। चींटी भी आप नहीं मार सकती, उसके लिए आयोग है। औरतों के लिए 282 स्कीम्स है, 54 कानून है, ठीक ना। औरत अगर कहे कि छेड़ दिया तो 10 लोग आ जाएंगे, पुलिस उसको उठा लेगी। अगर मैं कहूँ किसी लड़की ने मुझे छेड़ा है तो क्या कोई है धारा जिसमें वो लड़की के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? अगर मैं बोलूँ मेरी वाइफ ने मुझे मारा, मेरे पास प्रूफ है, बट पुलिस मुझसे पूछती है कि मैं किस धारा में आपकी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई करूँ। बाकी मैम, आपने जो ये कहा है ना, ये हट्टे कट्टे इंसान है। आपने महाभारत देखा होगा, अर्जुन बहुत वीर योद्धा थे और जो भीष्म पितामह थे वो भी बहुत वीर योद्धा थे, और उनके आगे एक महिला को खड़ा कर दिया गया, चाहे आप उसको जिस रूप में देखें, और तो उन्होंने हथियार डाल दिए। तो पुरुष इसलिए नहीं मार खाता कि वो कमज़ोर है और शारीरिक रूप से महिला से ज़्यादा स्ट्रांग है। जब महिला हाथ उठाती है तो पुरुष चाह के भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाता है, इसीलिए वो मार खा जाता है। तो ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है इसलिए इनकी पत्नी ने पीट दिया, लेकिन जो समाज ने उसको दिया हुआ है अबला का, उस अबला का टैग का मिसयूज़ करके वो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। ये क्या है, 125 गुजारा भत्ता, ये दहेज, ये वो कानून है, ये वो कानून है जो एक शादीशुदा मर्द को फंसाया जा सकता है। 125 का मतलब होता है मेंटेनेंस के लिए केस। 498 एक केस है जिसमें
मर्द को, शादीशुदा मर्द को इजीली फंसाया जा सकता है, 7 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जो उनके रिलेटिव्स हैं, मदर हैं, मदर को वुमेन नहीं माना जाता, बहन को औरत नहीं माना जाता, उनको बुरे तरीके से घसीटा जाता है। अच्छा, जो लड़का पक्ष होता है या कि दूल्हा है या लड़का है, जो उसके माता पिता को भी पूरे मामले में घसीटा जाता है। बिल्कुल घसीटा जाता है। आप अगर देखिए, महिला आयोग है, कहते हैं कि जब महिलाओं पे कोई अत्याचार हो तो भाई महिला आयोग आती है आगे। आपके सामने एक महिला खड़ी है, ये भी किसी की बहन है। इनको पुलिस ने बुरे तरीके से टॉर्चर किया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये एक लड़के की बहन थी। इनको महिला काउंट नहीं होता है। आपको बताऊँ, हमारे कानून में जो परिभाषा लिखी गई है ना, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, इनको रिलेटिव्स की संज्ञा दी गई है। रिलेटिव का मतलब चाहे पुरुष हो या मर्द हो, वो एक कैटेगरी में रखे जाएंगे। आपको पता है, जेंडर नहीं है इनका। हर साल इन केसेस में 87,000 औरतें, 87,000 बोल रहा हूँ लास्ट ईयर का, ये 87,000 औरतें जेल गई हैं अभी भी। जबकि ये एक टाइम था 2017 में जो ये संख्या 3,27,000 था। 3,27,000 औरतें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस में लड़के की बहन, लड़के की माँ होने की वजह से डाल दी गई थी। 2019 में एक 6 माह की बच्ची मुंबई में, उसको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो लड़के की साइड से थी। आप सोचिए ना, हमारा कानून क्या कर रहा है। हमारा कानून मजाक बनकर रख गया है। एक बूढ़ी दादी जो मुश्किल से बेचारी बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, उसको जेल में डाल दिया गया। मैं तो महिलाओं की ही बात कर रहा हूँ, मैं पुरुषों की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। उस औरत का कसूर इतना था कि वो लड़के की दादी थी, उसको जेल में ठूस दिया गया। आपके साथ क्या घटना घटी थी, कुछ उसके बारे में? देखिए, मैं यहाँ पे सिंबॉलिक हूँ, मैं अपने बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरे साथ भी है, मैं भी प्रताड़ित हुआ हूँ। मेरे ऊपर कई केसेस ऐसे लगाए जो मैं खुल के नहीं बोल सकता। इवन मेरे ऊपर तो इतना अत्याचारी होने का इल्ज़ाम लगा है कि शायद मैं अपनी बेटी के सामने नज़र ना उठा सकूं। मेरी बहन को घसीटा गया है, उसके ससुराल में उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है मेरी सिस्टर की। मेरे ऊपर केस लगाए गए कि मैंने कैमरा लगा रखा है उसमें टॉयलेट में, ताकि उसका वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। ये सारे इल्ज़ाम लगे हैं मेरे ऊपर। आपकी खुद की बेटी भी है, बहन भी है? मेरी खुद की बेटी है, मेरी खुद की बेटी मुझसे दूर कर दी गई। मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, मैं उसको नाम नहीं लेना चाहता। मैं जब भी नाम लेता हूँ वो चीज़ मैं सिहर जाता हूँ। मुझे पुलिस डंडों से मार रही है। एक बाप अगर बेटी को गले लगा रहा है, एक बाप अपनी बेटी को 5 साल की बच्ची को नहला रहा है, तो उसके साथ हो गया कि भाई वो बाप का नीयत गलत था। आप बताइए, अगर मैं अपनी बेटी का पोटी धोता था, पोटी धोने के लिए मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि आप पिछवाड़ा छूते हो बच्ची का। अरे भाई, उसकी पोटी धोता था यार, हाँ मैं उसको नहलाता था। और हम लोग में से ऐसे कई लोग हैं जो, क्या माएँ हमारे साथ नहीं करती? तो इस चीज़ को इतना गंदा लेके जाना सिर्फ एक ही वजह से ना, कि कहीं ना कहीं हमारा कानून इसको बढ़ावा देता है। हम और कुछ नहीं मांगते, हम सिंपली ये मांग रहे हैं कि गलत को गलत कहिए। अगर कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ काला है, तो उसको काला कहने में आपको हर्ज क्या है? इनके लिए काला अलग है, इनके लिए काला अलग कैसे हो सकता है? गाजियाबाद की शबनम है, जिसको आज तक फांसी की सज़ा नहीं हुई है। एक जो सूप किलर मानी जाती है, केरला की लेडी, उसको आज तक फांसी नहीं हुई, इसलिए सिर्फ कि वो औरत है। औरत बोल के तो कहना क्या चाहते हैं? कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि कानून का भय रहे लोगों के अंदर। आज की डेट में एक बात बताऊं आपको, आई एम सॉरी टू से, मीडिया हो चाहे जो भी हो, जब एक कोलकाता में एक लड़की के साथ कुछ घटना घटी, सब लोग रोड पे आ गए, सबको भाई इजाज़त मिल गई कि आप लोग प्रोटेस्ट करें। महिला पहलवानों की बात आई, सब लोग को इजाज़त मिली कि प्रोटेस्ट करें। आज हम पुरुष अपनी बात कहना चाहते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि हम लोग तड़प रहे हैं, हम लोग छटपटा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, हमें कहने से रोका जा रहा है। आज जंतर मंतर पे आज हम होते। केडी झा जी ने, एनसीएम इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, केडी झा जी ने इतना मेहनत किया है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की, पिछले महीने भर से ये आदमी सोए नहीं कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारी बात को दबा दिया गया। सर, ये प्रोटेस्ट जो है, आपने या कहें इस आयोग की मांग कब से शुरू की थी? ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो 2017 से कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने ये मांग उठाई थी। 2005 से ये आंदोलन चल रहा है,
लेकिन जो अब ये 2017 के बाद से इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस आई है। अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पुरुष भी प्रताड़ित होता है। पहले लोग मजाक उड़ाते थे या कहें शर्माता भी था अपनी समझ। एग्जैक्टली, और कहीं आप अगर बात भी करते थे तो आपको चुप करा दिया जाता था, मजाक में दिया जाता था। अच्छा, पत्नी से पिटता है या पत्नी मारती है, तो अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो संवेदना आई है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, पुरुष के साथ गलत हो रहा है। तो अभी तक तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा कि जो हमारा माइंडसेट था सोसाइटी का, वो कुछ हद तक हम बदलने में कामयाब हुए हैं। आप भी, ये पुरुषों का आंदोलन है और आप इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि पुरुष और महिला समाज में अलग अलग है नहीं। जब कोई पुरुष घर में इफेक्ट होता है तो महिला इफेक्ट होती ही होती है, ठीक है। और मेरा जो मानना है, द रीज़न आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग विद देम इज़ बिकॉज क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। हम महिला के उत्थान की बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही है उसमें उसको बचाना, तो मैं उसकी पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। एक जब आप क्रिमिनल को या किसी बंदे को जो क्रिमिनल है उसको सिर्फ उसके जेंडर के बेसिस पे आप छोड़ देते हो, तो बेसिकली आप एक इनोसेंट, जो दूसरी तरफ हमेशा एक इनोसेंट होगा, आप उसके साथ जो है वो गलत कर रहे हो, एंड दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। कुछ अपने जीवन से जुड़ी कोई दास्तान बताए कि आपने इससे जुड़ना बेहतर क्यों समझा? देखिए, मेरे खुद के भाई के साथ इस तरह का कांड हुआ है। मैं अपनी भाभी से शादी के बाद कभी मिली भी नहीं हूँ। स्टिल माई एंटायर फैमिली वॉज इम्प्लिकेटेड इन दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक आसान तरीका है पैसे की उगाही करने का। 125 लगा देते हैं, 498 ए जो है वो लगा दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सालों साल केस चलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है फिनेंशियल तो जो लॉस होता है सो होता है, मेंटल, जब आपके बूढ़े माँ बाप जो है कोर्ट में जाके बैठते हैं 4-4, 10-10 घंटे वहाँ पे, और सालों साल ये केस चलता रहता है, पीपल एक्चुअली लूज़ देयर कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम। तो वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि लॉ इस तरह का हो कि जो भी प्रताड़ित है वो जाके एक ऐसी जगह कहीं पर हो जहाँ पे हम जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ कि हाँ पुरुषों को हर चीज़ ही दीजिए, वो गलत भी करें तो नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो गलत हो उसको सज़ा भी मिले और जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप भी दूल्हा बने हुए, क्या कारण है? मैडम, बेसिकली जो हम कहते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं हमारे देश में कि लड़का लड़की बराबर है, पर एक्चुअली आजकल ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये किताबों की बातें हैं कि पुरुष और महिला बराबर है। मर्दों को सिर्फ एक कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मर्द को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, पर वो सिर्फ मर्द अपनी चीज़ों को बता नहीं पाता कि उसको कितना दर्द होता है। आजकल ऐसा कानून बना हुआ है कि महिला सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देती है और पुरुषों की पूरी फैमिली, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। मुझे इस चीज़ से परहेज है कि सिर्फ एक महिला के एक स्टेटमेंट से किसी भी आदमी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसको भी बराबर का राइट है, पहले इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ तो हो। सीधा आप एक लड़के पे या उसकी पूरी फैमिली पे एक सिर्फ लिखित रूप में एक स्टेटमेंट देने पे कानून मतलब केस बन जाता है और वो लाखों पूरे सालों साल चलता रहता है। और अल्टीमेटली उन लड़कियों का एम होता है कि पैसा दो और सेटल कर लो। तो मतलब सीधा साधा है कि ये सिर्फ एक्सटॉर्शन चल रहा है और तो कुछ है नहीं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे आप? मेरे साथ घटना है। मेरे को भी एक झूठे दहेज केस में और मेंटेनेंस केसेस में मैं फंसा हुआ हूँ। मेरी फैमिली कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? मेरे 4 साल हो गए मुझे इस चीज़ को और झेलते अभी हुए। तक कंटिन्यू है ये सारी चीज़ें? बिल्कुल कंटिन्यू है। तो और होपफुली मैं जीतूंगा जल्दी। एक केस में जीत भी गया हूँ, 2 केस है वो भी मैं जीतने वाला हूँ। मेरे फादर के ऊपर भी गंदे चार्जेस लगे हैं। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो एक पुरुष के पिता है। तो भारत में पुरुष बिल्कुल सेफ़ नहीं है, आजकल स्थिति ऐसी है। इसी वजह से, क्योंकि पुरुष अपनी बात को बता नहीं पाता, मजबूरी में सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ की आवाज़ उठा रहा हूँ ताकि कोई पुरुष एटलीस्ट सुसाइड ना करे, किसी का बेटा ना मरे। हम भी इक्वली ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो। कानून की नज़र में जुर्म चाहे कोई भी करे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब बराबर होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं हमारे कानून में, अनफॉर्चुनेटली। इन्होंने एक बैनर बनवा रखा है जिसमें लिखा है यमराज की अदालत, यानी कि मरने के बाद कोई स्त्री अगर कुछ गलत करती है तो उसको इस प्रकार की सजाएं होंगी। जिसमें लिखा है जो स्त्री अपने बुजुर्ग और सास ससुर का निरादर करती है उन्हें घर के से निकाल देती हैं और उन्हें ऐसी औरतों को काला सूत्रम नर्क मिलता है, जहाँ उन्हें नर्क की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सजाएं लिखी हैं जो उन औरतों के लिए जो अपने परिवार या कहीं जब शादी करती हैं, जो वचन लेती हैं उनको नहीं निभाती हैं। अपने घर के परिवार के या लड़के पक्ष, खासतौर पे आज हम पुरुषों की बात करें तो लड़के पक्ष उन पर अत्याचार करती हैं, उनके माँ बाप पर अत्याचार करती हैं। नाम है सर आपका? ओमजीत त्रिवेदी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे भाई ने सुसाइड करी अपनी बीवी की वजह से।
उस भी उनकी पत्नी और उनके ससुराल वाले मेरे भाई को टॉर्चर करते थे मेंटली। ज़रूरी नहीं कि टॉर्चर फिजिकली हो, मेंटली भी टॉर्चर हो सकता है। और वो लोग मेरे भाई को मेंटली टॉर्चर करते थे, उसको धमकाते थे, कानून का गलत फ़ायदा उठाते थे। जैसे डीवी के केसेस हैं, फॉल्स रेप केस, दहेज के केस, इनमें फंसाने की उसको धमकी देते थे। और इसमें सुनवाई भी नहीं होती है। मेरे भाई ने दिसंबर में सुसाइड करी थी। अभी तक उस लेडी के ऊपर, जो मेरे भाई की पत्नी है, उसके ऊपर कोई केस नहीं बना, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। आज 10 महीने हो गए हैं, मैं बस चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। उसने और उसके परिवार वालों ने हमारे परिवार पर भाई की डेथ के 1 महीने बाद उसने और उसके परिवार वालों ने हमारी फैमिली के ऊपर झूठे घरेलू हिंसा और दहेज के केस डाले हैं। मेंटेनेंस के केस डाल के पैसे मांग रही है मेरे भाई की डेथ के बाद। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तब क्रियाक्रम के लिए जब हम बॉडी ले जा रहे थे तो उन्होंने बॉडी तक नहीं ले जाने नहीं दी। उन्होंने बोला पहले 5 लाख रुपए दो, हम तो अपनी बेटी की शादी कहीं भी करा लेंगे, अब तुम्हारा बेटा तो चला गया, इसका हम क्या कर सकते हैं, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हमारे 5 लाख रुपए दो, हम तब इसको बॉडी को ले जाने देंगे। शादी में आप लोगों ने कोई दहेज की मांग की थी, दहेज लिया था? नहीं, हमने शादी में कुछ नहीं लिया, दहेज वगैरह कुछ नहीं था। फिर भी इसके बावजूद हमारे ऊपर केस लगा हुआ है दहेज का। हमारे पास वीडियो एज अ प्रूफ है जिसमें हमने कुछ नहीं लिया, बल्कि हमने इनको गहने दिए थे, शादी में हमने दिए थे गहने, बट फिर भी हमारे ऊपर केस लगा हुआ है दहेज का। आपके पास प्रूफ है कि आपकी भाभी ने आपके भाई को प्रताड़ित किया हुआ है? हाँ जी, मेरे भाई ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने क्लियरली बोला है कि मैं अपनी पत्नी शिखा अवस्थी की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, कोई केस नहीं बना, ना उसको अरेस्ट किया गया। बीबी दोनों मिल के हमको फंसा के मर्डर करना चाहता था। बराबर ऐसे करते करते मेरा पिताजी को भी मर्डर कर दिया। हम भी कुछ उसको लिए हम ये नहीं कर पाया। उसके बाद और फिर भी वो जारी रहा। मेरा भाई और मेरा बीवी मिलके हमको फिर मर्डर करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी वो मेरा माँ को भी टारगेट में लिया है, माँ को भी मौत के घाट पिताजी का जैसा उतारने के लिए कोशिश कर रहा है। अब माँ को हम बचा रहे थे तो हम मर रहे, हम खुद को बचा रहे तो माँ मर रहे। ऐसे करके बहुत सारा केस, झूठा केस देके अभी पैसा भी खोरपोश लेना शुरू कर दिया। मेरा कहीं पे सुनाई नहीं होता है, हम कहीं पे रो नहीं पाते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं, कहीं पे हम द्वार भटकते रहते हैं। लेकिन वो ये नारी के हिसाब से हमको ही मारता है। हमको वो क्रिमिनल भेज के हमको मार के हमको हैंडीकेप बना दिया। मेरे पास हैंडीकेप हो गया। मेरा स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन करने के लिए स्लिप डिस्क को बहुत सारा पैसा डॉक्टर डिमांड किया। बोलता है आप कैसे करके जिंदा है, आपको ऑपरेशन छोड़ के आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, ऐसा करके। लेकिन हम अपना जान के लिए हम यहाँ तक आने के मजबूर हो गए। कहाँ से आए सर? हम कलकत्ता से आए हैं। हम कलकत्ता में रहते हैं और यहाँ पे हम दिल्ली में अभी आके हम रो रहे हैं जो हमको कोई बचा ले, क्योंकि हम माँ को बचा रहे तो हम मौत में मुँह में जा रहे हैं। लेकिन ये केस ऐसा हो रहा है जो हमको ही टाका लूट रहा है। हमसे टाका वकील से लेके जज सब सेटिंग में रहता है। जज वकील सब सेटिंग में लेके हमको 15-20 लाख से ऊपर पैसा अभी तक ले चुका है। अभी 1 करोड़ का डिमांड कर रहा है। बोलते 1 करोड़ नहीं मिलेगा तो तुमको जान से मार देंगे। किस चीज़ का केस हुआ आपके? मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस का। पत्नी के साथ? पत्नी नहीं, ये पड़ोसी है हमारे। हम लोग का वहाँ पे घर जमीन है। कहाँ से आए सबसे पहले ये बताइए? झारखंड, धनबाद। अच्छा। तो वहाँ पे वो लेडीज़ 10-15 बरस से ज़मीन और घर के नाम से लड़ते आ रही है। और इधर 2020 और 2021 में 2 केस कर दिए हैं। और केस करके हम लोग को झूठ मूठ को परेशान किया जा रहा है। वाइफ ने खुद 2 केस किया जो 498 का मेरे पे चल रहा है। उसके अलावा उसने अपनी माँ से करवाया है, भाई से करवाया है, दाई से करवाया है, दोस्त से करवाया है। तो अभी ये सब केसेस चल रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या आरोप लगाए गए हैं आपके? अब जैसे 498 है तो दहेज प्रथा है। तो उसमें दहेज मांगने का प्लस मेरे रिलेटिव्स पे कि उसको रूम में ले गए छूने का। अब जो भी है वो 498 में इस तरीके से है। सेकंड 498 में है कि उसकी माँ को जलाने का। फिर उसके बाद जो दाई से करवाई उसने अपनी मेड से, और वो मेड से करवाया, उसमें उसने लिखा है कि मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरे मामा, एंड ही इज़ एन ऑफिसर इन बिहार गवर्नमेंट। तो वो सब लोग जो है जाके जो है उसके दाई के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। औरत को आपने परेशान किया होगा, बिन वजह तो नहीं कर रही होगी वो? अब ये भी सोचिए कि
ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने 12 केस किए मेरे पे। अगर कोई आदमी अगर आज की डेट में वाइफ और हस्बैंड अगर नहीं रहना चाहता तो सिंपली अलग हो जाता है। सबसे बेसिक चीज़ है। अगर हमने उसको रहता किराया होता तो वो हमारे घर में एक समय रह रही थी, केस करने के बावजूद फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी वो, तो हम लोग उसको रखते कैसे? वो ज़बरदस्ती रहती थी अपने मेड के साथ, तभी उसके मेड ने हम लोग पे केस कर दिया। सर जैसे बात चल रही है, जैसे इन्होंने बताया कि एक आदमी जब वो प्रताड़ित होता है और वो बाद में अगर वो इनोसेंट भी प्रूव हो जाता है कोर्ट से, पर कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता जो है वो क्या होगी कि वो ले दे के छूट गया होगा। इस बारे में क्या कितना सहमत है? ले दे के तो लास्ट स्टेज आती है जब गिरफ्तार, जिस दिन FIR लिखती है उस दिन पुलिस आपके छत पे भी चढ़ के आएगी, ढूंढेगी, गिरफ्तार करेगी। उसके बाद जब आप पुलिस को सबूत देने जाते हो, पहली बात तो पुलिस जांच में आप लड़के पक्ष का सबूत ही नहीं लेती है। यहाँ जितने लोग होंगे मेरी समझ से 100 में से 90% केसेस में पुलिस ये लड़की का पक्ष तो पूरा लिख देती है और लड़के पक्ष के लिए एक लाइन लिख देती है, मैं इनके घर मिलने गया, इन्होंने कहा हम कोर्ट में बयान देंगे, तो चार्जशीट उनकी कंप्लीट हो जाती क्योंकि लड़के का पक्ष उन्होंने लिखा ही नहीं। इसके बाद जब पूरा 2, 3, 4 साल जब केस चलता है और जब लड़के वाले अपना सबूत देना शुरू करते हैं तो अदालत से ले करके और सामाजिक दबाव बनाया जाता है, समझौता कर लो। इवन कोर्ट में मीडिएशन के नाम पे धमकाया जाता है, जो कह रही है मान लो, नहीं तो अभी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कोर्ट में सुनने को मिलता है मीडिएशन में। रिसेंट स्टडी आई है साइंटिस्ट की, जैसे XX क्रोमोसोम से लड़की पैदा होती है, XY से लड़का। तो क्या हो रहा है, जो X क्रोमोसोम है जो लड़कियों के लिए वो अपग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, और जबकि जो Y क्रोमोसोम है लड़कों का वो डिग्रेड हो रहा है। उसके अंदर जो इसमें जीन में डेटा होता है, उसके अंदर Y क्रोमोसोम के अंदर जो डेटा बचा है सिर्फ 3% बचा है। माय सिनॉप्सिस इज कि हम क्या गवर्नमेंट की स्कीम चलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट बेटा भी तो पढ़ाओ बेटा भी तो बचाओ। आज भगवान शिव भी कहते थे अर्धनारीश्वर उनका रूप है। जितना ही आदमी ज़रूरी है उतनी ही औरत ज़रूरी है, उतना जितनी औरत ज़रूरी है उतना ही आदमी ज़रूरी है। आदमी नहीं होगा तो कल को पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? ठीक है जी। तो यही एक मेरा एक पॉइंट है कि भाई लड़की भी ज़रूरी तो लड़का भी ज़रूरी है। इतना जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। क्या लिखा आपने, एक तरफा महिलावादी कानून के खिलाफ चलो आवाज़ उठाए। क्या पुरुष आयोग की जरूरत आपको भी होगी? उम्र कितनी है? बिल्कुल मैडम, मेरी मैडम 60+। 60+ है। आज आप प्रताड़ित हैं आप भी? बिल्कुल मैडम, मैं प्रताड़ित हूँ। मैडम मैं ऑफिस में दिल्ली गवर्नमेंट में ऑफिस सुप्रिटेंडेंट था, तो मेरे ऑफिस में मेरे पास 800 आदमी थे, जो मैं सेकंड ऑफिसर था। अब वहाँ पर एक लड़की थी जो ऑफिस में काम करती थी, लेकिन बीच में 3-3, 4-4 घंटे ऑफिस से गायब हो जाती थी। और मैंने उसको कहा भी आप ऑफिस से कहाँ जाते हो? मालूम चला कि वो कहीं दूसरी जगह भी नौकरी करती है। 950 ड्यूटी मेरे पास थी उस ऑफिस में उसकी, और 2 से 10 कहीं और भी सैलरी लेती थी, दोनों गवर्नमेंट ऑफिस से। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा देखो ऐसे अच्छा नहीं है था, आप या तो यहाँ से रिजाइन दीजिए या वहाँ से रिजाइन दीजिए। और फिर उसको हमने ऑफिस से उठा करके दूसरी जगह पे लगा दिया कि ऑफिस से गायब होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और उसने ऑफिस से हटाने के बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि मैं उसको 6 महीने से छेड़ रहा था और घूमने फिरने के लिए कहता था। और उस हिसाब से मेरे खिलाफ वो ऑफिस की कार्रवाई चली। उसमें सारे लोग कहते हैं कि ये लड़की है, इसकी बात मानी जाएगी, जबकि ऑफिस में 5 लड़कियाँ और हैं जो उन्होंने लेडीज़ थी जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी कि ये गलत कह रही है, ये हमारे सर ऐसे नहीं है और ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। और मेरी दूसरा लड़की की शादी थी, सब लोग कहती मैं लड़की की शादी नहीं होने दूँगी। फिर सब लोग कहने लगे कि आप 10 लाख मांग रहे हैं, इसको 10 लाख दे दो, हम आपका कंप्रोमाइज़ करवा देंगे। मैंने कहा जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस बात का कसूरवार हूँ? जबकि ये ऑफिस के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, 2 जगह से सैलरी ले रही है, और वो उसका प्रूफ भी हो गया और वो उसको दोनों जगह से निकलवा दिया गया। के बाद भी इनका सारा पैसा फंसा हुआ है, अभी तक इनके पैसे नहीं मिले हैं। रिटायरमेंट कितने दिन हो गए आपको रिटायरमेंट? मेरे को रिटायरमेंट, मैं अप्रैल में रिटायर हुआ हूँ, अभी मेरे को 6 महीने हो गए हैं, अभी भी मेरा पैसा रोक रहे हैं कि आप कुछ हमारी सेवा पानी करो तो पैसा देंगे। ऐसा डीडीसी से मैं रिटायर हुआ हूँ और ऐसा डीडीसी में भ्रष्टाचार है अभी भी। और जिन्होंने जो ऑफिस में उस टाइम बॉस था, मेरे ऊपर जो बॉस था, उसको भी दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कुछ महीने बाद रंगे हाथों पकड़ा। जो रीजनल मैनेजर था जिसने कहा था कि कसूरवार नहीं हो लेकिन 10 लाख दो, और उसको भी सीबीआई ने वजीरपुर में रंगे हाथों पकड़ा। अब दोनों जिन्होंने उस लड़की का साथ दिया दोनों नौकरी से बाहर हैं। मर्द पे बेवजह लगता है गलत इल्ज़ाम, जमाने में मर्द यूं ही है बदनाम। ये भी मोहब्बत करता है, ये भी अपने परिवार के लिए
खानदान के लिए मेहनत करता है। पर देखिए किस तरीके से आज मर्दों के हालात हो गए हैं। मर्द जो है पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, बार बार बता रहे कई सालों से जंतर मंतर पर 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करते हैं और पुरुष आयोग की मांग करते हैं। इनका कहना है महिला और पुरुष समाज में जब बराबर है, महिलाओं के लिए महिला आयोग है पर पुरुषों के लिए आयोग क्यों नहीं। अगर पुरुष को कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो वो कहाँ जाए। अगर वो पत्नी का सताया है तो वो कहाँ जाए। वो अपनी सास का सताया है तो वो कहाँ जाए। वो ये पुरुष भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, उसके बावजूद भी लगातार पुरुष प्रताड़ित है। चाहे वो घर हो या दफ्तर, पुरुष जो है लगातार जो है प्रताड़ित हो रहा है। लोगों ने अपनी कहानी अपने जुबानी सुनाई। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।